नमस्कार, मैं अनुपम सिन्हा न्यूज हब से। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे सभी दर्शक भी जान रहे हैं कि खबर खंडहर से एक एपिसोड चलाई जा रही है। खबर खंडहर से का मुख्य मकसद है उस इतिहास को दिखाना जो अपने आप में एक कहानी है और जिसको दिखाने के बाद वो बोलता है कि इस इतिहास क्या था, क्षेत्र कितना सुंदर था और कैसा था। इसी के क्रम में खबर खंडहर से के क्रम में आज हम टिकारी पंचानपुर गया रोड से कुछ ही दूरी पर बसे टेपा गांव में पहुंचे, फतेहपुर गांव में पहुंचे हैं। और यहाँ पे एक प्राचीन शिव मंदिर, जो अभी हम आप उसको दीदार करवाएंगे कि वो शिव मंदिर कैसा है और शिव मंदिर की क्या कहानी है। और उस कहानी के क्रम में हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील मिश्रा साहिल जी और इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि बुलबुल शर्मा जी, जो हम के प्रदेश सचिव भी हैं और काफ़ी सक्रिय हैं। आज हम लोग तीनों मिल के आपको प्राचीन शिव मंदिर के दीदार करवाते हैं और इस मंदिर की खासियत बताते हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले सर, सुशील सर और बुलबुल भैया, जैसा कि कहानियाँ सुनते हैं और इतिहास को हम लोग जानते हैं, तो ये मंदिर जो काफ़ी विशाल इसकी बनावट है और काफ़ी आकर्षक है, लेकिन रख रखाव के अभाव में आज ये किसी तारनहार का इंतज़ार कर रहा है। इस मंदिर की कहानी है कि टिकारी राज के राजा मित्रजीत सिंह के शासनकाल में, यानी 17वीं शताब्दी के शासनकाल में राजा फतेह सिंह ने इसका निर्माण कराया था। और संभवतः उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम फतेहपुर पड़ा होगा। जी जी जी, हाँ सर, सही बोल रहे हैं। और ये कहानी जी सभी जानते हैं, जगजाहिर है जी। और हम लोग अगर मंदिर के दृष्टिकोण से बात करें तो देखिए 3 शैलियाँ पाई जाती है हमारे देश में। बिल्कुल सर। द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत में पनपी जी, बेसर शैली जो मध्य विंध्य पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में पनपी, और नागर शैली जो हम लोग उत्तर भारत हमारे क्षेत्र में जो पनपी, उत्तर भारत में कश्मीर तक। और वर्तमान में आप जो बात कर रहे हैं 17वीं सदी की बात कर रहे हैं, तो ये तीनों शैलियों का कुछ कुछ संगुच्छन इस मंदिर में आपको दिख जाएगा। हाँ, कुछ कुछ मिलावट है पूर्ण रूप से इसमें। न तो ये बेसर है, न तो नागर है, न तो द्रविड़ है। तीनों का संगुच्छन यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। और राजा महाराजा चूंकि उस समय जुड़ चुके थे, यूरोपियन कंट्री का विस्तार हो चुका था भारत में, तो सूचनाएं भी प्रवाह हो रही थी, चारों तरफ से दक्षिण भारत से भी सूचनाएं आ रही थी। तो जो जिस दृष्टिकोण से मंदिर बन रहे थे, वो तीनों का कुछ कुछ अच्छाइयां लेकर। इसमें अगर आप गौर कीजिएगा तो इसकी बनावट देखिएगा, तो 17वीं शताब्दी में निर्माण हुआ और इसकी बनावट इतनी भयावह, मतलब क्या आकर्षण होगा इसका, मतलब ये मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। मतलब मेरे जानकारी और मेरे अनुभव के अनुसार ये मगध का एक बेहतर आकर्षक मंदिर जरूर प्रसिद्ध रहा होगा अपने काल में। सही है। और देखिए, पुनः मैं बात करना चाहता हूँ, ये भी पंचायत शैली का पीछे आप मंदिर का ये तो बस इतना बनावट ही दिलचस्पी बता रहा है सर। बात करते हैं तो मैं कैमरामैन से आग्रह करता हूं कि कुछ बनावट के संरचनाओं के बारे में जान लेते हैं हम। सबसे ऊपर तो त्रिशूल इधर में रहता है। जी हाँ, त्रिशूल शिव मंदिर है। गोल चक्राकार जो देख रहे हैं, आमलक बोला जाता रहा है। मंदिर निर्माण में आमलक बोला जाता है। जी हाँ, ये वो जो फूल के जैसा बना हुआ उसको आप बोल रहे हैं ना? हाँ, फूल के नीचे वाला पोर्शन। जी हाँ, ये जो पूर्ण बॉडी है जी, वो शिखर के नाम से जाना जाते हैं। जी हाँ। आपको देखिए, ये दक्षिण भारत में इसी को मंडपम कहा जाता है। मंडपम, जी हाँ, यानी कि महामंडपम या एक मुख्य मंडपम जी। उसके बाद ये दो आपको है, ये भी उनको गोलाकार दृष्टिकोण से होना चाहिए था, लेकिन अर्ध मंडपम और मंडपम 3 भागों में मंडप बटा होता था जी। जिस जगह पर मंदिर का निर्माण होता था, इसको जगती कहा जाता है। जगती जी। और फिर पूर्व, यानी कि जहाँ से मंदिर निकासी का रास्ता होता था, उसको पूर्व के नाम से जाना जाता है। तो सभी संरचनाएं यहाँ पर अभी नजर आ रही है, ठीक है ना। और दूसरा फैक्टर ये भी काम करता है कि जलवायु पॉइंट ऑफ व्यू से भी मंदिर का निर्माण होता था। बिल्कुल। कि आप दक्षिण भारत में मौसम कैसा है, बेसर शैली का बीच वाला जोन में, और इधर का कैसा है, तो आपको जलवायु के पॉइंट ऑफ व्यू से मंदिर निर्माण करवाए जाते थे। अंदर देखिए आप। हम आपसे एक सवाल पूछेंगे कि यहाँ पे ये मंदिर, आपके स्मरण में ये मंदिर कब से ऐसा है? हम तो जब से जन्म लिए हैं ऐसे कैसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। अभी जो साहिल जी बताए वो सही, बहुत सटीक चीज बताए। जी हाँ। एक चीज इनको जानकारी हम दे रहे हैं कि जो सेकंड जो गुंबज देख रहे हैं, जी हाँ, ऊपर के बाद सेकंड जी, वहाँ पर एक कुआं नुमा है, कुआं नुमा बना हुआ है। हाँ, संरचना में कुआं नुमा का निर्माण। हाँ, वहाँ पर पानी रहता था। अच्छा, उस समय भी सोच था कि बने मतलब पंछी आए तो पानी जैसे। अच्छा, वो पंछियों के लिए। हाँ, मतलब पंछियों के लिए। सोचिए, प्रकृति प्रेमी हम कितना हैं, अभी हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसमें जागरूक होने की आवश्यकता है। और ये भी देखिए, ये भी हैं, अभी
थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले डिस्कशन हो रहा था जी, पंछी खाना बनाने वाले पहले मुखिया होंगे और इस पर्यावरण के दृष्टिकोण से सोचने वाले इनकी सामाजिकता से तो हर कोई परिचय है। हम चाहेंगे जी हाँ जी, आपको हम कहना चाह रहे जी हैं जी कि जिस समय 45 डिग्री तापमान गर्मी में रहेगा, जी हाँ, यहाँ रहता है 20 से 22 डिग्री। या ये मंदिर का अभी खासियत है कि अभी जिस समय मतलब 45 इसे रहेगा, रिकॉर्ड करने से यहाँ जो है पहले से 20 से जी 22 हाँ, रहेगा। अभी इसके रिकॉर्ड करने से पहले हमारी चर्चा हो रही थी, तब यहाँ के ग्रामीणों का भी कहना और बुलबुल भैया भी कहते थे कि जितना भी टेम्परेचर हो यहाँ पे बहुत अधिक लहर भी होता है तो दोपहर में अंदर में अलग ही शीतलता मिलती है, जो मतलब मंदिर की बनावट और मंदिर की संरचना बनाने वाले कलाकारों को दाद देना पड़ता है। हम चाहेंगे बुलबुल भी और सुशील सर की एक बार अंदर का हम दीदार करें और दर्शकों को बताएं कि हमारी किस तरह की परंपरा रही है और हम लोग किस तरह से। एक चीज और आपको हम मैंने कहना चाह रहे हैं जी कि आज नया देख रहे हो कि हर जगह जहाँ पर बन रहा है, तालाब नया कट रहा है, चाहे मंदिर बन रहा है, चौपट्टी रोपवे बन रहा है। जी हाँ, आज यहाँ करीब 250 साल पहले का मंदिर ही है। जी हाँ बिल्कुल। और उस समय चौपट्टी आज भी रोड का अवशेष बच रहा है। देखिए मतलब मंदिर का जो बनावट है और मंदिर के बाद अभी हम आपको इसके बाद जलाशय भी दिखाएंगे, कितना आकर्षक जलाशय है। और उसके चारों तरफ मतलब रोपवे ये रास्ता का निर्माण कराया गया था ताकि मतलब उसका लोग भ्रमण भी कर सकें, तालाब का आनंद ले सके। आइए हम अंदर आते हैं। देखिए ये भी आप रोपवे की जो बात की है तो मंदिर निर्माण के दृष्टिकोण से भी एक रोपवे हुआ करता था जिसको हम प्रदक्षिणा पथ कहते थे, यानी कि मंदिर के ऐसा मतलब एक परिक्रमा हम लोग परिक्रमा जिसको हम अमूमन अभी भी पूजा करने जाते हैं तो मंदिर की परिक्रमा करते हैं। ये इसके ऊपर पूर्ण नहीं होता है, मानता है पूजा। हाँ, मान्यता है कि पूजा करने के बाद मंदिर की परिक्रमा करेंगे। अब आइए हम अंदर आते हैं और सबसे पहले इसकी शैली देखिए, बनावट शैली कितना आकर्षक तरीके से इस पे नक्काशियाँ की गई हैं। और ये नक्काशियाँ देखिए, वहाँ पे मछली का आकार बनाया गया है, इधर मोर का आकार बनाया गया है। ये सब नक्काशियाँ जो हैं अपने आप में बता रही हैं कि एक समय था कि हम कितने आकर्षक हुआ करते थे और हमारी क्या भव्यता होती थी। अंदर भी आप देखिएगा तो अंदर अभी तो काफ़ी जीर्ण शीर्ण हालत में है, बेहतर देख रेख के अभाव में, लेकिन अंदर का देखिएगा आप, अंदर में ऊपर से लेके नीचे तक क्या आकर्षक कलाकारी, क्या सुशील, बहुत खूबसूरत कलाकारी। हाँ। स्वास्तिक के चिन्ह भी मिल रहे हैं कहीं हर चीज मतलब। और सोचिए एक समय था कि इतिहास में हम लोगों को पढ़ने को मिलता है कि मुगलों ने सनातन परंपरा को खत्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज भी ये मंदिर गवाह है कि आज भी ये मंदिर गवाह है कि हमारी बनावट कितनी मजबूत थी कि यहाँ पे जरूर यहाँ पे भी हुआ होगा, मुगलों का भी आक्रमण हुआ होगा, निश्चित तौर पे इस मंदिर को खत्म करने की कोशिश की गई होगी, लेकिन उसके बावजूद भी इस मंदिर कहाँ पे टिका। की बात करें तो औरंगजेब की नीति मूर्ति भंजक के रूप में रही है। उन्होंने भरसक प्रयास किया कि जहाँ जहाँ उसकी नजर पड़ी वो मूर्तियों को तोड़ता चला गया, तोड़वाता चला गया। जी हाँ, तो मूर्ति भंजक की नीति शायद, लेकिन इसको मान सकते हैं ना सर कि ये टिकारी राज का एक मुख्य आकर्षण था, देखिए सनातन को दिखाने वाला आकर्षक था। और ये खुशी की बात है, हालांकि ये रंगारोहण जो भी है, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप में इसको कह सकते हैं हम लोग। बहुत सारे मंदिर के भवनाशेष मिलते हैं, लेकिन अभी ये मंदिर पूर्ण रूप से है। और सूर्य छठ के पूजा के अवसर पर या छठ के पूजा के अवसर पर यहाँ पे काफी मेला भी लगता है, काफी मेला लगता है। यहाँ पर 10 किलोमीटर से लोग आते हैं। हाँ, 10 किलोमीटर से यहाँ पर लोग आते हैं। बताइए कि मतलब इसकी क्या मतलब कितना अच्छा इसका ये है। और मंदिर परिसर में अब हम प्रवेश कर चुके हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और सबसे पहले देखेंगे कि कितना सुंदर पत्थर से नक्काशियाँ, इस पत्थर से नक्काशियाँ यहाँ पे अमूमन हर अधिकांश शिव मंदिर की ये परंपरा रही है कि सबसे पहले नंदी होते हैं, नंदी का दर्शन होता है। और नंदी की बनावट देखिए सर, इस पत्थर अपने आप में बता रहा है कि हम कैसे थे और अभी भी हमारी रौनक क्या है। बहुत खूबसूरत संगमरमर से बनाए पत्थर हैं। और हम अंदर आते हैं और अमूमन हमको लगता है सुशील सर की एक गर्भगृह है। गर्भगृह है, इसको गर्भगृह बोल सकते हैं, गर्भगृह ही कहा जाता है। हाँ, और तो आकर्षक बनावट के साथ। और ये नक्काशियाँ, दरवाजा की नक्काशी देखिए सुशील सर, ये मुझे नहीं लगता है कि वर्तमान में अभी कोई ऐसी नक्काशी होती होगी, लेकिन ये नक्काशी अभी भी, दरवाजा की नक्काशी कि कितना सुंदर लग रहा है और कितना तैयार किया गया, बहुत खूबसूरत है। एक और चीज हम सुनते हैं सुशील सर इसमें कि जितने भी यहाँ पे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं
वो एक एक पत्थर से ही तराश कर बनाई गई हैं। और ये विशिष्ट शैली का देखिए, और ये शैली देखिए, मतलब शिवलिंग की संरचना को देखिए कि एक सफेद पत्थर पर शिवलिंग का निर्माण है। बिल्कुल सही। और देखिए थोड़ा सा ऊपर दिखाइए आप, इसका क्या खास रोल ऊपर की नक्काशी, इसका रोल क्या होता है मंदिर में? उसमें एक चीज हम रोकेंगे सर। सबसे पहले हम लोगों ने रामेश्वर बाग जब कवर कर रहे थे तो उस समय भी चर्चा किया था कि उसका रंग रोगन देखिए, रंग रोहन अभी भी है, वो प्राकृतिक रंग जो तैयार किया गया उससे, और अभी भी आप देखिएगा कि वो अपना गवाह दे रहा है कि हम प्रकृति का कैसे तैयार हुए। देखिए ये मंदिर के दृष्टिकोण की बात करें तो ये जो आपको ऊपर से जो मंडप के जैसा बना होता था, मंत्रों उच्चारण के लिए परफेक्ट माना जाता है। यानी कि ध्वनि ऊर्जा की अगर बात करें फिजिक्स के अनुसार तो मंत्र में ध्वनि ऊर्जा है। हाँ। और रिफ्लेक्ट होकर सीधे व्यक्ति के बॉडी पर आता है मंत्र। सर हम मतलब आग्रह करेंगे हम लोग सबसे कि एक और हम लोग ओम नमः शिवाय का उच्चारण करके इस मंदिर के ध्वनि को भी दिखा दे तो देख लीजिए आप। जी हाँ, सीधे रिफ्लेक्ट करेगा। हम लोग स्टार्ट करें या ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अब देखिए सर क्या मतलब शांति और शरीर में किस तरह से ये होता है, ये मंदिर बता रहा है कि हम क्या थे। एक चीज जी हाँ भाई, फिर आपको रोक रहे हैं। जी हाँ, आज हम लोग जो मकान बना रहे हैं जी, अमूमन 10 इंची 5 इंची लेटेस्ट 15 इंच जी बिल्कुल। ये दीवार देखिए कै फीट में, जी हाँ, इंच में नहीं कै फीट में है, फीट में। और दीवार में भी मतलब नक्काशी की सामान रख जी यहाँ तक एक दीवार है जी, ये देखिए यहाँ से लेकर वहाँ तक एक दीवार जी बिल्कुल, वहाँ से लेकर वहाँ तक एक दीवार, और सब एक ही दीवार में निर्मित। हाँ। तो सुशील सर अब देखिए यहाँ पे मंदिर का एक और भाग, यहाँ भी अंदर भी 3-4 भाग हैं। हाँ। जो ये भगवान भास्कर क्या है? अब इधर देखिए भगवान भास्कर विराजमान है। अब देखिए उस समय का कलाकारी, अमूमन ऐसे मंदिर में इस तरह की सिंहासन, इसको सिंहासन बोल सकते हैं। सिंहासन है। सिंहासन का निर्माण सर जिस तरह से किया गया था, और एक एक पत्थर में ये देखिए सर एक एक छेद का ये बनावट, इसकी कलाकारी ये खुद गवाह है। जैसे अमूमन इधर लकड़ी के बन पाते हैं, लेकिन हाँ, पत्थरों से इतना बारीकी सज्जा, अगर इसका बेहतर रख रखाव होता तो न जाने आज ये मंदिर वाकई में पूरे गया में आज भी प्रचलित होता। और उससे बड़ा आप देखे होंगे कि अधिकांश यहाँ की सरकार जो होती हैं, यहाँ की सरकार पर्यटन को बढ़ावा देती हैं, तो ये मंदिर भी पर्यटन को बढ़ावा दे सकता था। बिल्कुल सही। एक बार देखिए बैल गिर गया था जी, यही से दीवार फट गया था। अच्छा, इस पे वज्रपात हुआ था मंदिर पे, लेकिन ये दीवार थोड़ा क्रैक हुआ है अभी। भगवान का कोई क्षति, सब सुरक्षित है, सब सुरक्षित। और ये मंदिर का निर्माण देखिए इतना बड़ा है, अमूमन आप कहीं भी मंदिर में जाएंगे तो गर्भगृह के अलावे दर्शन करने का स्थान जी कुछ और चीज का याद दिला रहा है। जैसे ग्रामीण इसको बंद कर दिए। देखिए दरवाजा था पहले, ये पहले दरवाजा था जी, सिलवट, ये सिलवट अभी भी देखिए, ये सिलवट है, वो सिल्वर, उसके पीछे भी सिलवट है सर, ये भी पुराना सिलवट मौजूद है यहाँ पर, पुराना सिलवट है, ये तो नया वाला है। अब देखिए मतलब कि सारी तैयारी एक मंदिर के निर्माण में कितना सोच कर बनाया गया होगा सर उस समय, कि अभी का क्या आर्किटेक्चर इसके सामने जवाब देगा। क्या बुलबुल भैया, अभी के कई इंजीनियर भी मात खा जाएंगे ऐसी डिजाइन बनाने में। क्या सुशील सर? बहुत खूबसूरत है। आगे चलिए, वो वहाँ भी मंदिर है, एक राधा कृष्ण है यहाँ। राधा कृष्ण जी। अब यहाँ देखिए कितनी सुंदर, आकर्षक, भव्य और दैवीय कृपा वाले ये राधा कृष्ण की मूर्ति यहाँ पे प्रतिमा। और देखिए खूबसूरती क्या है इसकी, और खूबसूरती देखिए सर, श्याम वर्ण के कृष्ण भगवान, श्याम वर्ण के कृष्ण भगवान, और माँ श्वेत वर्ण के थी। देखिए और क्या सुंदरता दिखा रहा है सर, मतलब ऐसा लग रहा है कि प्रतिमा बोल रही है। बिल्कुल सही, और बनाने में आप विशिष्टता अपनाई गई, विशिष्टता सोच अपनाई गई। बिल्कुल सर। और मतलब यहाँ से जाए देखिए, मतलब हमको लगता है कि इस तरह का ये बनावट अन्नकूट के समय जो होता है नियम के अनुसार कई हो, और इसमें भी देखिए, और उसमें देखिए बड़ा रोचक चीज,
कि जिसको हम लोग गदहिया ईटा बोलते हैं। हाँ, मतलब पहले के समय में, आज भी वो ईटा गवाह है कि ये मंदिर वाकई में काफी ऐतिहासिक है और अपनी प्राचीनता को दिखा रहा है। और हम अब आग्रह करेंगे कि अब हम लोग आगे चलेंगे। मंदिर के अभी हम 3 कमरों में, अगर हम अपने शब्दों में बोलें तो मंदिर के 3 कमरों में हम लोग प्रवेश किए हैं। और उसमें एक और रोचक चीज हमको दिखा है यहाँ पे कि इस गर्भगृह के बाद भी और जगह है मंदिर के लिए। अब हम देखेंगे कि आखिर वहां पे क्या है। अब देखिए यहाँ पे ये भी मंदिर इस तरह का अगर हम अमूमन अगर कयास लगाएं इसमें सर, तो ऐसा लगता है कि भंडार गृह होगा। देवी देवताओं के भोग लगाने का ये स्थान होगा, भोग बनने का स्थान होगा। और हर जगह पे ये स्पेस ऐसा लग रहा है कि किसी घर का ढांचा है जिसको मंदिर का रूप दिया गया है। और यहाँ पे भी देखिए इस तरह से खिड़कियाँ बनाई गई हैं। और जैसा बुलबुल भैया ने भी बताया कि गर्मी के दिनों में अगर 45 डिग्री, हम गया वाले 45 डिग्री 47 डिग्री टेम्परेचर को झेल चुके हैं, और उस दिन में भी मंदिर में अलग ही शीतलता मिलती है। 25 से प्लस यहाँ कभी नहीं होना। मतलब सोच लीजिए 25% से ऊपर यहाँ कभी नहीं। गर्मी के दिनों में लहर जब पड़ती है, अभी तो काफी ठंड है, हम लोग सब गर्म कपड़े में हैं, और जब लहर पड़ती होगी और उस समय ये मंदिर कितने ग्रामीणों को शीतलता देता होगा। ये एक मंदिर की शक्ति है। और हम कैमरामैन से कहेंगे दोनों मंदिर के ही रूप हैं, तो वहाँ भी मूर्ति मौजूद हैं किसी भगवान की। और ये शायद माँ दुर्गा की मूर्ति है यहाँ पर। मतलब अगर गौर कीजिएगा सर, यहाँ की बनावट को अगर देखिएगा तो देखिए 3 तरह की आकृतियाँ यहाँ पे बनी हैं। एक तो मछली के आकार का, और एक वो शायद वो भी मछली है लेकिन वो खंडित हो चुका है। एक जो अनुपम जी दिखाना जी हाँ बोल 250-300 साल पुराना ये मंदिर है। और ये लकड़ी है, और ये लग रहा है कि दिवाली है, लेकिन है प्योर लकड़ी। देखिए नहीं पत्थर नहीं है, ये लकड़ी है। ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है। और आज भी हाँ आप देखिएगा यहाँ पे ये लकड़ी हल्का सा ये क्रैक हुआ है। तो इसकी मोटाई देखिए कि जब ये बना होगा तब क्या इसकी भगवान का नाम गजानन है वहाँ, यहाँ पे गणेश भगवान है। मतलब हर तरह से। और देखिए गणेश भगवान की भी प्रतिमा सर, अगर भगवान की प्रतिमा पे भी गौर करेंगे तो इसमें भी आकर्षण है। तो सोचिए इतना प्राचीन मंदिर में हम लोग प्रवेश किए हैं, और उसके बाद भी हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग किसी भव्य मंदिर में, बिल्कुल मतलब जो खंडहर बन चुका है, सोचिए अभी भी सुरक्षित है। और ये ग्रामीणों का सहयोग है, ग्रामीणों की देन है कि मंदिर अभी भी काफ़ी हद तक सुरक्षित है। मंदिर की प्रतिमाएं, नहीं तो अमूमन आप देखिएगा कि कई मंदिरों में कई प्रतिमाएं खंडित हो जाती हैं, बिल्कुल सही बात। लेकिन अभी भी मंदिर की कई जगह पे संरचनाएं यथावत बनी हुई हैं, जो इसकी खूबसूरती को दिखा रहा है। अब हम लोग मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकल चुके हैं, और इसके बाद हम दिखाएंगे आपको कि मेरे सामने आप देखिएगा, मेरे पीछे एक भव्य दूसरा चीज है जी, इसका सुंदरता मंदिर रख रखाव का जिम्मा प्योर जो है से महादलित के जिम्मे है। महादलितों, अब देखिए ग्रामीणों में महादलित के जिम्मे सबसे बड़ी चीज कि छुआछूत की जो प्रथा है उसको ये मंदिर काट रहा है। यहाँ पर मांझी है, इसके पीछे 2100 घर करीब पासवान है, रख रखाव के वही जिम्मे है। अभी भी कई जगह पे आप सुनेंगे सर कि वहाँ पे महादलितों का प्रवेश नहीं दिया जाता है। लेकिन ये मंदिर सभी जातियों को, सभी वर्गों को लेके चलने वाला है। वही लोग के देख रेख है, ये है उन्हीं की देन है। करना पुजारी यहाँ के वही है। वाह, बहुत खुशी की बात है। ये खूबसूरती दिखाया गया नेपा पंचायत के इस फतेहपुर गांव का, कि यहाँ पे भी ऐसा किसी तरह का भाव नहीं उत्पन्न है लोगों में। जाते हैं उनको पूरा हो जाता है तो अपना दान दून देख। अच्छा, क्या बोल रहे थे? आपका शुभ नाम? मेरा नाम गोकुल पासवान है। गोकुल पासवान जी। तो क्या अभी बता रहे हैं आप? बता रहे हैं कि जो मतलब आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, हाँ। जो अपना मन्नत गसते हैं कि भगवान हमको ये काम पूरा हो जाएगा, आपको ये चीज़ देंगे जी, तो लोग आते हैं अपना मन्नत को गसते हैं, उनको पूरा हो जाता है, तो भगवान की सेवा में कुछ न कुछ दान, कुछ न कुछ वो करके जाते हैं। जी जी जी। आपका क्या नाम हुआ चाचा? जी, मेरा रामजी पासवान। रामजी पासवान। रामजी पासवान जी, आप कब से मंदिर को देख रहे हैं? हम लोग तो सर जन्म जब से हुआ, आपका बचपन भी इसी गांव में बीता? जी।
आपको लगता है कि मंदिर में अब कुछ होना चाहिए के बारे में हम बता रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। ये दोनों आदमी के बारे में हम बता रहे हैं जी। ये दोनों जो है से देखिए पासवान समाज से हैं। जी बिल्कुल। ये देखिए हमारे गोकुल जी हैं। जी। इनके 3 बच्चे अच्छा। और हर समय मंदिर में तत्पर रहे सेवा करने के लिए। जी। और इनको तीनों बेटे आज जॉब में हैं। वाह। एक रेलवे में है। हाँ, क्या सुंदर चीज। शिक्षक हैं। जी। और एक जो है से और जो है से इंजीनियर है। तीनों। अच्छा। 3 के तीनों बच्चे। वाह, चलिए भगवान को सेवा बधाई हो भगवान से मांगे, बिल्कुल बिल्कुल भगवान से मांगे है भगवान, मैं बहुत गरीब आदमी, 3 के तीनों मेरे इनको। बच्चों को अब इनके सुनिए। जी। एक पर एक मिलेंगे। जी हाँ। इनके सुन लिए, इनके 2 बच्चे। जी। ये मैंने गरीबी में हमको ये बने बोलने में अति लग रहा है। ये टेम्पू चला के लालन पासन पर परिवार के किए। अरे वाह। टेम्पू चलाते थे। पंचानपुर टिकारी पहला टेम्पू यही चलाते थे। अच्छा। आज इनका स्थिति है कि 2 बच्चे इनके, और वो में से काट के मंदिर में कुछ खर्चा करते थे। टेम्पू अच्छा। चला के भी उसमें से भी मैंने बच्चों का लालन परिवार आज इनका चलाने 2 के बाद। बच्चे। जी। दोनों बच्चे जॉब में। वाह। 2 बच्चे, चलिए, दोनों बच्चे राम जॉब। जी और गोकुल जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई भगवान कि दिए आप लोग और इस उनका सेवा कर रहे हैं। ऐतिहासिक धरोहर को बचा रहे हैं। और अब हम देखेंगे कि हमारे इस तरफ मतलब मंदिर के ये पूरब भाग, सही है सर, मंदिर के पूरब भाग में एक विशाल जलाशय, आप उधर देखिएगा, मेरे पे बाईं ओर देखिएगा तो उधर आपको दिखेगा वो सारी ज़मीन MES ने यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ने अपने अंडर में कवर कर लिया है और उसी के अंडर में है। और उसके बाद ये स्पेस से ये जलाशय, जिसका अभी बुलबुल भैया भी बता रहे थे कि इस तालाब का बारे में तो अनुपम जी हाँ। यहाँ का अनोखा चीज जी। द्वितीय विश्व युद्ध में यहाँ गेहूं रखाया था, बहुत बड़ा भंडार। जी हाँ। FCI गोदाम का समुच्चय बहुत बड़ा भंडार। हाँ। वहाँ आग लग गया। जी। आग बुताने में करीब उस समय लगा था 40-45 दिन। 40-45 दिन लगा था। जी। और डेली 7 डंपर चलता था। जी हाँ। मैंने यहाँ से 1 किलोमीटर पर है। हाँ हाँ। 1 किलोमीटर पर यहाँ से है। अब वो 7 गाड़ी चलता था। सोचे कि एक गाड़ी क्या ट्रिप करता होगा। हाँ। मात्र 1 किलोमीटर पर था। लेकिन उस समय भी तरीकों पानी यहाँ का टस मस मतलब प्रतिदिन 1 महीना 40-45 दिन तक प्रतिदिन 7 दमकल की गाड़ियां वहां पर, जो जिसको अभी जहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का निर्माण है और उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय वहाँ पे गोदाम बनाया गया था और कई ऐसे एक्टिविटी हुई थी। तो वहाँ पर जब आग लगी की घटना हुई थी तो उस घटना को आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां इसी जलाशय से पानी लेती थी। अब इसकी गहराई का आकलन आप इस चीज़ से कर सकते हैं कि 40-45 दिनों तक वो 7 गाड़ियां कई दफ़ा आकर यहाँ पर पानी भरती थी। उसके बाद भी ये जलाशय पानी देता रहा और इसमें पानी सूखने का नाम नहीं लिया। उसका ताज़ा उदाहरण एक हम दे रहे हैं जी। अभी 2 साल पहले यहाँ के मुखिया जी घाट बना रहे थे। जी हाँ। तो हुआ कि ग्रामीण लोग बोले कि पानी को सुखा दीजिए नीचे से, इसको जैसे मरम्मत निचला सीढ़ी से हो जाए। जी। 2 मोटर लगा। हाँ। 1 मोटर ग्रामीण भी लगाए, 3 मोटर लगा जी। इन्हीं का पंप सब लगा जी। और चलित रहा 24 घंटा। लेकिन के लोग मैंने करीब हमको लगता है कि 10 दिन चलते रहा। लेकिन 10 दिन में लगता है कि 6 इंची पानी घटा। 10 दिन में मात्र 6 इंची जलाशय की सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मतलब अभी भी आसपास लोग, अब हम लोग इस चीज़ से जा रहे हैं और नकार रहे हैं कि जलाशय के प्रति हम लोग सजग नहीं हो रहे हैं, लेकिन आज भी ये जलाशय इस बात की गवाही दे रहा है और लोगों में संदेश भी दे रहा है कि मुझे बचाओ तभी जीवन बचेगा। तो ये बड़ा मतलब अच्छा चीज़ है और यहाँ पर आने के बाद अलग ही अनुभव। और हमारे दाहिने ओर इसी के मंदिर के ठीक बगल में विद्यालय का भी संचालन है सरकारी स्तर पर और इस जलाशय को हम करीब से देखेंगे तो जैसा बुलबुल भैया ने बताया था कि इस जलाशय के चारों ओर पत्थर से रास्ता का निर्माण किया गया था और मतलब सोचिए कि घूमने के लिए भी यह जलाशय कितना मनोरम अपने दृश्य को दिखाता होगा और उसके बावजूद भी यह सरकार की नज़र से दूर है, ओझल है, किसी का यहाँ पर हो नहीं रहा। अमूमन हम जानते हैं कि यहाँ की मुखिया जो माननीय हैं श्रीमती संजू देवी जी, उनके सौजन्य से यहाँ पे छठ घाट का भी निर्माण हुआ और मनरेगा के तहत कुछ काम, लेकिन उनके भी अधिकार सीमित हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि सरकारी स्तर पर इसका शासन प्रशासन के नज़र में जाए यह मंदिर और इस जगह को पर्यटन के रूप में विकास किया जाए ताकि आसपास के लोगों में भी
उनका आर्थिक स्थिति में सुधार हो, जीवन शैली में सुधार हो और ये अपना एक महत्वपूर्ण जगह बन सके, पर्यटन का एक मुख्य आकर्षण का केंद्र बन सके और बिहार पर्यटन के नाम में इसका अलग ही नाम शुमार हो। दूसरी चीज़ कि मैं इस जगह का लोकेशन भी आप सबों के समझ बता देता हूँ कि आप जैसे ही गया से 15 महज अमूमन हमको लगता है बुलबुल भैया कि 15 किलोमीटर की दूरी पर होगा ही गया से, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार यानी दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो एंट्रेंस गेट है उससे थोड़ी सी दूर आप अगर पंचानपुर की तरफ बढ़ेंगे तो ठीक दाहिनी तरफ सटा ये मंदिर है। महज 200-300 मीटर की दूरी पर ये मंदिर है और हम अपने दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि ऐसी इस तरह की मंदिर की भव्यता को और इसकी महत्व को, इसकी रोचक चीज़ों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। धन्यवाद।